हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को, यानी मौलिक विद्युत को। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। यानी हमने सारी ही बेसिक डेफिनेशन जो हैं उन्हें बहुत ही डीप में और बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा है। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम को, और यह नियम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जड़ है, मान लीजिए आप, है ना। तो हम आज लोग देखेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, या ओम का नियम, है ना। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ओम के नियम को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक दूसरे वे में, है ना, कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को, मान लीजिए कि ये कोई एक पाइपलाइन कनेक्ट है, और यहाँ पर मैंने आपको ये एक वाटर पंप दिखाया हूँ। ओके, तो ये आपका क्या है, वाटर पंप है ना। तो वाटर पंप यहाँ से क्या करेगा कि मान लीजिए कि यहाँ से ये पानी का इस तरीके से इस पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी पानी प्रवाहित हो रहा है ना। तो ये जो पानी का प्रवाह है यहाँ पर, है ना, यानी कि यहाँ से ये जो पानी का प्रवाह है या जो फ्लो है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रवाह कहेंगे, है ना, या इसको आप कहते हो फ्लो, है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इस पाइप के अंदर में प्रेशर कितना है ना, या दाब कितना है, ठीक है। दाब या बात कर रहे हो आप किसकी, प्रेशर की। ओके, क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर आपके पंप ने, है ना, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा डाला तो फिर क्या होगा, प्रवाह यानी कि फ्लो क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। जबकि अगर प्रेशर कम है तो आपका जो फ्लो है वो क्या होता है, कम होता है। इसको आप समझ सकते हो। यानी कई बार जब आप नल की टोटी खोलते हो तो आप क्या कहते हो कि लूज पानी आ रहा है, मतलब प्रेशर कम होता है उस समय, तो पानी का जो फ्लो होता है वो बूंद बूंद होता है, यानी कम होता है ना। आप कहते हो कि प्रेशर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर प्रेशर है, जैसे टंकी आपकी फुल भरी हुई रहती है तो प्रेशर बहुत तेज होता है, तो फ्लो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो यहाँ से अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो फ्लो है ना, वो किस पे, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। ओके, यानी अगर आपके पाइप में प्रेशर को बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, फ्लो भी बढ़ेगा। मतलब इन दोनों में डायरेक्टली क्या है, रिलेशन है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर दूं किसके बीच, प्रेशर और फ्लो के बीच में, तो अगर मैं यहाँ पर फ्लो की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर की, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, फ्लो भी बढ़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर का मान क्या है, 10 है, तो यहाँ पर फ्लो का मान क्या है, 100 है। उसी प्रकार से इस पॉइंट बी पर मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ाकर आपने 20 कर दिया, तो यहाँ पर फ्लो बढ़कर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस वाटर पंप की कार्यप्रणाली के हिसाब से कि ये जो पाइप में जो प्रेशर और फ्लो है उनके बीच में एक सीधा संबंध है कि अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो फ्लो को बढ़े, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से वैज्ञानिक ओम ने चालक में आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब आप किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हो, है ना, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि भौतिक अवस्था, है ना, भौतिक अवस्था का मतलब होगा कि उन्होंने क्या क्या चेंज नहीं किया है। उन्होंने इसमें लंबाई को रखा कि लंबाई परिवर्तित ना हो, है ना, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना, अभी बताएंगे कि अनुप्रस्थ काट का, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को चेंज किए बिना, है ना। साथ के साथ उन्होंने तापमान को भी क्या रखा था, स्थिर रखा था,
है ना, और दाब को। मतलब कुल मिला के किसी चालक के तापमान में, दाब में, लंबाई में या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना अगर आप इस चालक के ऊपर यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ठीक है, यहाँ पर मान लो विभवांतर अप्लाई करते हो, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा सेम वैसे ही समानुपाती होगी जैसे यहाँ पर ये जो फ्लो है वो प्रेशर के समानुपाती होता है। मतलब कि आपका विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, है ना। V बराबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है, वोल्टेज अप्लाई किया है और करंट यहाँ पर आपने I से रिप्रेजेंट किया है करंट को। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पर R, है ना। तो R यहाँ पर क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है ना, जिसे आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसे तो हमें बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर जैसे जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होगी, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के प्रवाह की विपरीत दिशा में चलते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, तो वोल्टेज को आप यहाँ पर अगर प्रेशर के साथ में रिलेट करो और करंट को अगर आप फ्लो समझ लो, है ना, तो शायद ये रूल आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जैसे जैसे अगर यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट आपकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक अरेंजमेंट लगाया है ना वर्कशॉप में, तो वर्कशॉप में आपने अरेंजमेंट इस तरीके से लगाया कि यहाँ पर आपने ये कोई कंडक्टर रखा, है ना, और यहाँ पर आपने एक अमीटर लगाया, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, है ना, V, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। तो जब आप इस यहाँ से रीडिंग लेना चाह रहे हैं, है ना, अब मैं थोड़ा सा इधर रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूँ, ठीक है, कि इस प्रकार से आपका वोल्ट मीटर की रीडिंग, यहाँ पर करंट की रीडिंग, यहाँ पर रेजिस्टेंस, है ना, या R क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, R बराबर V/I, पहले तो ये लिख सकते हो, है ना, आप इसे बिल्कुल लिखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने यहाँ से 100 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया और आपके अमीटर ने आपको 10 एम्पियर रीडिंग दी। मतलब जब आपने यहाँ पर 100 वोल्ट अप्लाई किया तो आपका अमीटर ने आपको 10 एम्पियर रीडिंग दी। लेकिन जब आपने यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाकर 200 वोल्ट यानी 200 वोल्ट कर दिया तो आपके मीटर की रीडिंग बढ़कर हो गई 20 एम्पियर। यानी कि जब आपने 200 वोल्ट दिया तब आपके रीडिंग हो गई 20 एम्पियर। इसी प्रकार जितनी भी बार आपने रीडिंग ली तो आपको कुछ इसी वे में रीडिंग मिलेगी, है ना। तो अगर हम R का कैलकुलेट करें, R की वैल्यू को, तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 100/10 यानी कि 10 वैल्यू आ गई। सेकेंड केस में क्या आ जाएगा कि 200, है ना, 200/20, तो यहाँ से भी क्या आ गया 10 आ गया। मतलब देखो कांस्टेंट का मतलब क्या है ना, स्थिरांक का मतलब यही होता है कि यह कभी भी सर्किट में चेंज नहीं होता, यानी परिपथ में जो चीज़ें चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती हैं, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं या स्थिरांक कहते हैं, है ना। तो जब भी यहाँ पर स्थिरांक की मैं आगे बात करूँगा तो आप लोग समझ लेंगे कि ये राशि सर्किट में चेंज होने वाली नहीं है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, तो जब भी अगर आप ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या होती है, एक सीधी रेखा मिलती है ना। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है
है ना, मध्य प्रदेश लाइनमैन में कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक रेखा प्लॉट की जाती है या ग्राफ दर्शाया जाता है, तो आपको किस प्रकार की रेखा या लाइन प्राप्त होती है? तो यहाँ पर आप लोगों को लीनियर लाइन, है ना, यानी कि एक सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा प्राप्त होती है ना। और इसी रेखा पे आप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये जो एंगल है ये डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस के, तो वहाँ पर इतने डीप में हमको बात नहीं करनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यार, एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पर ये है ना, कि आपने जैसे जैसे करंट को बढ़ाया वैसे वैसे आपका जैसे जैसे आपने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे आपका करंट बढ़ा, है ना। लेकिन क्या रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। रेजिस्टेंस आपका क्या है? कांस्टेंट है। आर आपका क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि जो प्रतिरोध होता है वो कभी भी वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करता है ना। मतलब अब देखो क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है ना। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट आप लोग लिख लो कि सभी रेखिक डिवाइस, है ना, जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर डिवाइस होती हैं, जबकि जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं वो नॉन लीनियर यानी कि अरेखिक डिवाइस या अरेखिक उपकरण होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं डायोड की, है ना, तो डायोड का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो कुछ आपको इस प्रकार से लाइन मिलती है ना। तो क्या ये ओम के नियम से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो डायोड क्या होता है? ओम के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि जो आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस छोटे से डिस्कशन में मैंने ओम्स के नियम को आपको समझाया है। आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।